study about the concept of friction. So this is very interesting to start with, and you will learn beautiful things from this text. इस टेक्स्ट से आप बहुत सुंदर चीज़ें सीखेंगे. हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और हमने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू स्टार्ट विद, देखिए फॉर एग्जांपल सवाल खुद पैदा होगा और आपका मन खुद कहेगा कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं. हम शुरू करते हैं इस बात से कि हमारे पास कोई एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर वी हैव ए टेबल. आपको ड्राइंग की ओर ध्यान कम देना है, आपको फिज़िक्स की ओर ज़्यादा ध्यान देना है. इस टेबल के ऊपर एक कोई ब्लॉक पड़ा है, और ये ब्लॉक कुछ देखने में ऐसा है. This block is of certain mass m. So you see the mass m is the mass of the block. The weight of the block will be vertically downward direction. ऐसा होगा, ये आप जानते हैं अब तक. और जो एक सेल्फ एडजस्टिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसको हम r से लिख देंगे. यदि हम ये देखें कि जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और जो दोनों फोर्सेस जो हैं हम बाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंड सम ऑफ द फोर्सेस एट दिस मूवमेंट अलोंग बाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स एंड नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना नीचे गिरेगा. यहाँ तक बात सही है? ओके. हम इसे अगले स्टेप में ऐसा करते हैं कि हम एक फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस एक्स डायरेक्शन में कह सकता हूँ. ये फोर्स कोई F है. ओके, द फोर्स F इज एक्टिंग नाउ अलोंग एक्स डायरेक्शन. चाहे ये बिल्कुल थोड़ा फोर्स है, थोड़ा है ज़्यादा है मैटर नहीं करता, हम ये मान के चलते हैं कि ये फोर्स बहुत स्मॉल है. क्या होने वाला है? देखिए पहले केस में था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग बाई डायरेक्शन वाज इक्वल टू 0, and then the body was on the rest on the table. Now see, you are applying some force F in the x direction parallel to the surface of the this table. So what will happen? अब देखिए एक सिंगल फोर्स आपने लगाया है. आप यहाँ देखेंगे इसका यदि हम मैथमेटिक्स लिखें तो the sum of the forces along x direction now is not equal to 0. अब sum of the forces इसके along 0 नहीं है. देखिए F is equal to, अब क्या होगा, mass into acceleration. mass into acceleration along x direction will not be equal to 0. इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं. ओके, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर अब नहीं आएगा. अब मास तो 0 के बराबर होता नहीं, मास इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि अब एक्सेलरेशन इसका 0 के बराबर नहीं हो सकता. हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ आती हैं. एक्सेलरेशन किसी बॉडी का 0 कब नहीं होता है? देखिए आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में होगी, रेस्ट में हमने लिख दिया कि एक बॉडी रेस्ट में है, जैसे ये ब्लॉक रेस्ट में है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे इसके ऊपर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, वेट नीचे की ओर है, इसका मतलब क्या है, जितने भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं एक्स बाय जेड डायरेक्शन में, सभी का सम जो है वो 0 है. इसलिए ये बॉडी रेस्ट में है. इसी लॉ के पार्ट में हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था, इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, हम ऐसे लिख देते हैं, इफ द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है. इसका केस भी क्या है? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. ये मतलब है इसका. अब हम ये देख रहे हैं कि यदि आप इसमें थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हैं तो अप्लाइड फोर्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉन जीरो हो गया. इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट पक्का करेगी, और यदि बॉडी एक्सेलरेट करती है इसका मतलब क्या हुआ, द बॉडी मस्ट मूव.
ऐसे लिखेंगे द बॉडी मस्ट मूव, वो बॉडी पक्का मूव करेगी, दिस बॉडी मस्ट मूव, but practically what we are watching that the body is not moving, actually the body is not moving. So there is, how is this true? यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बताती है कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, जैसे आप दीवार को धक्का देते हैं, आप दीवार को धक्का देते हैं पर दीवार मूव नहीं करती है, आप फोर्स लगाते हैं पर वो मूव नहीं करती है। आप इस ब्लॉक के ऊपर वेरी स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं, दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल। अब यदि बेशक थोड़े से थोड़ा भी है तब भी ये एक्सेलरेशन को नॉन जीरो करेगा। एक्सेलरेशन के नॉन जीरो होने का मतलब है कि बॉडी पक्का वहां से मूव कर रही है, और हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है एफ जो है, कोई एक ऐसा फोर्स भी काम कर रहा है जो जिस तरीके से आर जो वेट ऑफ द बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नहीं जा रही है कि एक फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ इसी चीज को आप यहाँ लगाइए, ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ा है, और यदि यहाँ से कोई फोर्स ना लगे इसका मतलब कि बॉडी पक्का मूव करेगी, हमें ये वाले पार्ट से समझ आता है। इसका मतलब है जैसे बॉडी मूव तो नहीं कर रही है, इसका मतलब है यहाँ कोई एक हिडन फोर्स काम कर रहा है जो इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जो इसको इस कंडीशन इस मैथमेटिक्स पर ला रहा है, क्योंकि ब्लॉक तो आपका रेस्ट में रह रहा है। इसका मतलब एफ नेट फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू जीरो। इस सिचुएशन में मैं कैसे लिखूंगा? देयर इज अप्लाइड फोर्स प्लस सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो दोनों फोर्स हैं ये मिलकर आंसर जीरो कर रहे हैं, सो दैट नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। हमें अभी तक पता नहीं है कि ये फोर्स कैसा है कैसा नहीं, पर हम ये देख रहे हैं कि यदि हम इस फोर्स को अप्लाइड फोर्स मान रहे हैं, इस फोर्स से हम इसको धक्का दे रहे हैं और बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे संभव है? यदि अप्लाइड फोर्स, इसको आप देखिए ऐसे लिखेंगे, हम मैथमेटिक्स आपको खुद बताएगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। इस इक्वेशन से देखिए आप, ओके, ये इक्वेशन आपको साफ बताती है यदि अप्लाइड फोर्स और उसके बिल्कुल बराबर ऑपोजिट फोर्स उल्टे डायरेक्शन में यदि काम करे, मैं इसको यहाँ लिखूं एफ एस, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम इसको बोलते हैं, जो बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में रखता है। दिस एक्ट्स in the opposite direction. So this is very important part for us to learn, और ये वही इसका अमाउंट इतना ही होता है ताकि नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर जीरो हो जाना चाहिए। ओके, एंड दिस फोर्स एफ एस जो है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल, this force parallel to the surface of the body in contact with the table is called the force of friction, और simply friction हम इसको कह देंगे। This is called force of friction, this is called force of friction। ओके, ये बात अब आपको समझ आ गई। हम कुछ चीज़ें इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। हमारे पास हमने इसको लिखने में क्या किया कि इसको हमने एफ एस लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम इस डिस्कशन को जब आगे बढ़ाएंगे तो जब चीज़ मूव करने लगेगी तब भी फ्रिक्शन लगेगा, उस समय हम इसकी जगह एफ के लिखेंगे विच विल रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, कुछ एक लर्निंग है इस आर्टिकल से, इस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट से, जिसको मैं ऐसे करके कुछ हाईलाइट करके लिखना चाहता हूँ, और वो कुछ इस तरीके से है, ज़रा आप तैयार रहें इसको सीखने के लिए, कि स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। पहली बात जो आपने सीखनी है वो है कि स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, डज नॉट एग्जिस्ट, लिखना इसके साथ मुश्किल होता है, एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ।
आपको मेरी हैंड राइटिंग पर को देख के गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको फिजिक्स सीखते चले जाना है। ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे और ये एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। मैं दूसरी बात आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में कि व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। नो अप्लाइड फोर्स, यहाँ ऐसे लिखूं, नो अप्लाइड फोर्स, यदि आपने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, नो अप्लाइड फोर्स मीन्स नो स्टैटिक फ्रिक्शन। आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। तीसरी बात आपको लर्न करने के लिए ये है, इट कम्स इन टू प्ले द मोमेंट देर इज एन अप्लाइड फोर्स। इट कम्स इन टू प्ले, इट कम्स इन टू प्ले, तभी लगना शुरू हो जाएगा मूवमेंट, इट कम्स इन टू प्ले द मूवमेंट, द मूवमेंट देर इज एन अप्लाइड फोर्स, देर इज एन अप्लाइड फोर्स। आपको समझना है, आपको चीज़ें याद नहीं करनी है, समझना है। देखिए, हम जैसे ही इस ब्लॉक को धक्का देने लगेंगे, ब्लॉक जो है मूव करने का विरोध करना शुरू कर देगा। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। ओके, ये है इसका मतलब। और नंबर 4 में हम आपको लेके चलते हैं। F as the force increase, the force of static friction will increase. So I'll write like this, as, ये देखिए ये बड़े 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 मजेदार बात है, as applied force increase, as applied force increase, जैसे applied force increase करेगा, force due to force of static friction, force of static friction will increase. सो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाते जाएंगे, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। बट आप पूछेंगे सर तो फिर कब तक इंक्रीज होगा, ये तो क्या बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं, यदि आप किसी एक लिमिट तक इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी किसी पत्थर को धक्का दे रहे हैं, या आप एक बुक को आप एक उंगली से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जरा आप थोड़ी सी उंगली लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगी बुक, या पत्थर को आप थोड़ा सा उंगली लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा। बट यदि आप पूरा जोर लगा देंगे, अपना जो फोर्स है उसको इंक्रीज कर देंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो मूव करना शुरू कर देगा। ओके, सो यहाँ हम आगे लिख देते हैं इसको, अप टू ए सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक ऐसा संभव होगा। ओके, सो हम ऐसा अब इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि the force of friction that is like the component of the contact force and which acts opposite to that of applied force is known as a static friction force. So ये इसकी definition हो जाएगी, static friction force, static friction force। इसकी definition क्या हो जाएगी? ये है component of, ये है component of contact force, contact of force which oppose the impending motion, which oppose the impending motion is called static friction, static friction।
अब आप बोलेंगे सर आपने एक नई चीज़ आज हमारे कान में डाल दी, इम्पेंडिंग मोशन। तो मोशन तो हमने सुना था, मोशन इज कॉल्ड द चेंज इन स्टेट। अब आप इम्पेंडिंग मोशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करिए, तब हम आगे सीखना शुरू करेंगे। तो जो इम्पेंडिंग मोशन का मतलब ये होता है कि यदि मान लो आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर, यदि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंट होता, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो ये बॉडी कितने दूर चली जाती। तो उस मोशन को अपोज करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दिस इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यदि मान लो ये आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं और आपकी बॉडी मूव करती, ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, विरोध करता है। ओके, सो अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। हमने बात किया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तब तक इंक्रीज होता चला जाता है जब तक बॉडी मूव करना शुरू नहीं करती। सो वी नो दैट फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस दैट एज द अप्लाइड फोर्स एक्सीड द सर्टेन लिमिट, जब हम कुछ देर तक फोर्स लगातार लगाते जाते हैं, देन बॉडी स्टार्ट मूविंग। एक स्टेज ऐसी आती है बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। एंड इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक चला जाता है, ओके, limiting value of static friction is independent of the area of the contact. This is independent of area of the contact. I mean, I will write it in another way around. Okay. Force of static friction is independent of the area of the contact, and you can write force of static friction is equal to mu s. This is the coefficient of static friction, and this is normal reaction. So they are the two parameters of this to be taken care of. One part, force of this is force Fs maximum is independent of area of contact. This is independent of area of contact. Number one. Number two. And it varies with the normal. It varies. See here. It varies with normal. It varies with normal reaction, right? So here the mu s is called the coefficient of static friction, and this coefficient of static friction is the constant of proportionality, and it depends only on the nature of the surface in contact. Depends on it depends on the nature of surface, nature of surface in contact, nature of surface in contact. And this constant of proportionality, this is called coefficient of static friction. This is called coefficient of static friction. This is called coefficient of static, and this part is called normal reaction. Okay, this part is called normal reaction. So the law of static friction is, यदि हम ऐसा लिखने की कोशिश करें आगे, the law of static friction is, the law of static friction is, the law of static friction is, see, Fs is less than or equal to mu s time n. Now see carefully when you have to solve the numerical problem. When Fs become Fs maximum, at Fs maximum,
what will happen? It will become equal to mu s time, and this is the difference between the two. And if you increase the force after that, the body will start moving. अब आप यदि इससे ज़्यादा यदि इसको बढ़ाएंगे तो बॉडी जो है एकदम से मूव करना शुरू कर देगी। ओके, यदि आप देखिए पहले या तो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इससे या तो कम होगा या बराबर होगा म्यू एस टाइम एन, राइट। यदि और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होने के स्टेज में आप जो छोटे वाला साइन हट जाएगा, इक्वल टू म्यू एस टाइम एन हो जाएगा। और यदि अब आप फोर्स को इसके बाद और ज़्यादा जोर लगा देते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। ओके, सो अब आप ये समझ जाइए आगे, अगले वाला जो फिजिक्स है वो कुछ इस तरीके का चलेगा कि इफ़ द अप्लाइड फोर्स एफ, अब यदि आपका एफ जो अप्लाइड फोर्स है यदि ये ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज़्यादा हो जाए, देन बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। द बॉडी बिगिन टू स्लाइड। इस स्टेज पर बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, बॉडी बिगिन टू स्लाइड, वो स्लाइड करना शुरू कर देगी, खिसकना शुरू कर देगी। पर आप गौर से देखिए, जब बॉडी खिसकना शुरू कर देगी, बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, तो क्या होने वाला है? देखिए ये आप एक सरफेस ले लीजिए, इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, ओके, एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स like this F, right, and there is a some force of friction, a static force of friction Fs, right. So till Fs is equal to capital F, then the body will not move, but as F is greater than Fs maximum, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, which is equal to mu s time n, what will happen? The body will go from this point to another point. The body will shift its place and it will reach to another point. It will reach to this point, for example, and this point is like this B, and still this force is acting at this point, and now this force of this friction at this moment is now not the force of static friction, but this is now force of kinetic friction. When a body slide over the surface of another body, this is called force of sliding friction. This is sliding friction. So sliding friction की आप एक definition कर सकते हैं कि force that oppose the relative motion. अब पुरानी definition को आप, जो पुरानी definition हमने static friction की थी कि static friction oppose the impending motion, उसमें body state of rest में ही रहती है। जैसे आप force apply कर रहे हैं, static friction जो उसको move नहीं करने देता, तो वो तो impending motion को oppose करेगा। बट इस स्टेज में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम चेंज हो गया है, ये कौन सा है? फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। दिस टाइम दिस इज ए फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दिस इज ए फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस स्टेज में the sliding friction will comes into play, then one body slide over the surface of another body. इस स्टेज पर क्या होता है? जो Fs मैं यूं इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखूं, Fs is always greater than Fk। जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू एस इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को समझना बड़ा आसान है। स्लाइड का मतलब होता है खिसकना। तो जब एक बॉडी जो दूसरे सरफेस के ऊपर खिसकती है, और फ्रिक्शन का मतलब होता है जैसे विरोधी फोर्स लगता है, तो एक अपोजिंग फोर्स यदि उसके बीच में लगता है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अब आप इसको वर्ड्स में कैसे लेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज द, इसका डेफिनेशन को आप लिख लेना, फ्रिक्शनल फोर्स that oppose the, अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, that oppose the relative motion between the surface and contact,
relative motion that oppose the relative motion, और उसके इसमें क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था, impending motion था, relative motion between surfaces in contact, between surfaces in contact, in contact is called sliding friction, is called sliding friction. अब इन दोनों डेफिनेशन में हल्का सा फर्क है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो उनका रिलेटिव मोशन होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जो इस मोशन का विरोध करता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पर इस केस में क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ये इस टाइम जो ये मोशन है वो आप इसको कह देंगे इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन ये है इस केस में। अब आप फोर्स लगा रहे हैं, हम कल्पना ही कर सकते हैं काश यदि ये वाला फोर्स ना होता तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो इतने दूर पहुंच गया होता, पर ये इसको आगे जाने नहीं देता। तो जितनी ऑपोजिशन ये पैदा करता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से होता है। और यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, सो ये कौन सा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव मोशन। ये हाँ रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन, क्योंकि नीचे वाला सरफेस जो रेस्ट में है और उसके कंपैरिजन में जो अपर सरफेस है वो मूव कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसकी आप एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन आपने याद करनी हो एग्जाम के लिए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन comes into play, लगना शुरू हो जाता है, comes into play means वो लगना शुरू हो जाता है, comes into play when one body slide over the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो आप चाहें तो ये एक फिजिक्स के हिसाब से बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं। जब एक बॉडी स्लाइड करती है तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और एंड दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के ऐसे हम लिख देते हैं। ये सवाल जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस के साथ लिखना चाहते हैं। एफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एफ के is independent of area of, this is independent of area of contact, right? So आप लिख सकते हैं इसमें कि जो एफ के है वो है म्यू के टाइम एन, राइट? सो एफ के क्या है, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। This is force of kinetic friction. This is the force of kinetic friction. Mu के क्या है, mu के है coefficient of kinetic friction, और जो दूसरा पार्ट आप इसके लिए याद कर सकते हैं वो है डिपेंड्स ओनली ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट, डिपेंड्स ओनली ऑन surface in contact, only on surface in contact, and n is the normal direction. Okay, so अब हम इसका कुछ मैथमेटिक्स करें तो आपको ज़्यादा सुंदर लगेगा।
देखिए इस स्टेज के ऊपर एट पॉइंट बी आप देख रहे हैं आपका अप्लाइड फोर्स है एफ और जो अपोजिंग फोर्स है वो है एफ के। सो एज द फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अब यहाँ नेट फोर्स एज द बॉडी इज मूविंग, सो बॉडी इज मूविंग, दिस मीन्स नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें नेट फोर्स जो है वो नॉन जीरो है। यदि नेट फोर्स नॉन जीरो है तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ ईस्ट पॉइंट के ऊपर? फोर्स कितना है? दिस इज एफ माइनस एफ के। ओके, it is moving with the because of f minus fk force. So here I can write now f minus एफ के इज इक्वल टू फोर्स में से आप फोर्स को घटाएंगे तो फोर्स ही आएगा। इट विल मूव विद एन एक्सेलरेशन, दिस m is the mass of the block and a is the acceleration, so the acceleration will now be is equal to applied force, this is the force due to kinetic friction divided by the mass. ओके, अब हम इस मैथमेटिक्स से क्या सीख सकते हैं जरा देखना मजेदार बात। मान लिया जाए कि आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, फोर्स आपने लगाना बंद कर दिया, उसका मैथमेटिक्स क्या होगा? आप अप्लाइड फोर्स की जगह जीरो लिख दीजिए। तो इफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा जरा देखना। यहाँ पुट करते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ जीरो हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विद माइनस एफ के डिवाइड बाई एम। जब एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये बन जाता है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब है द बॉडी विल स्टॉप, द बॉडी विल स्टॉप, वो थोड़े टाइम के बाद स्टॉप कर जाएगी। ओके, so this is all about the kinetic friction as it is explained in the text, NCERT text, so you have to understand it fully well. अब यदि हम कुछ इसके बारे में और बात करें तो आपको ये थोड़ा सा सीखना है कि जो जो फ्रिक्शन के लॉज हैं वो फंडामेंटल लॉज नहीं है। द लॉज ऑफ फ्रिक्शंस आर नॉट फंडामेंटल लॉज like the law of gravitation, electric and magnetic forces. So they are empirical relations and that are only approximately true. So but they are giving the beautiful results in the mechanics. So they are using in the different kind of problem. So don't consider these as the fundamental laws. अब हम आगे आपके साथ कुछ चर्चा और करते हैं, इस कंसेप्ट को और सिखाने की अपनी ओर से कोशिश करते हैं जैसा कि आपके टेक्स्ट में सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अब हम जो आपसे बात करेंगे उसमें आप अब कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स समझ आएगी और कुछ एक एग्जांपल के साथ हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, शुरू में हमने किया था कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, उसमें हमने देखा था कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर। ये हम फिर डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यदि समझ आ जाएगा तो हमें इससे बहुत प्रसन्नता होगी। ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये बुक है। There is some book on the table. राइट, और दो बॉडीज जब कांटेक्ट में है तो इसका जो मास है उसकी वजह से वेट बढ़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो नॉर्मल रिएक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन द डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब इन जहाँ जो जो आपका प्लेन सरफेस है और जो बुक है, इसके जो पैरेलल एक फोर्स लगता है, ये कांटेक्ट फोर्स है। दिस इज द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ से आपको ये समझना है। और दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब हम ये बोलें कि फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन क्या है। अ फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन is a component of the contact force parallel to the surface and contact. Friction by definition is
यहाँ से आपको समझ आ गया है बाय डेफिनेशन, सॉरी, फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन इज, फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन इज, ये एक कांटेक्ट फोर्स है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स is a component of contact force, कैसा, which is parallel to the surface, contact of the force parallel to the surface in surfaces in contact, parallel to the surfaces, दो surface है ना, surfaces in contact, ओके, पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अभी अपोज क्या करता है, विच अपोज द इम्पेंडिंग, दो चीजें आप इकट्ठी कर देनी है हमने दोनों, विच अपोज द, विच अपोज द, देखिए यदि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हम लिख देंगे इम्पेंडिंग मोशन, दोनों डेफिनेशन को इकट्ठा कर दिया हमने, विच अपोज द इम्पेंडिंग मोशन, तो तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और दूसरा पार्ट क्या था, रिलेटिव मोशन, यदि मूव करेगी तो रिलेटिव मोशन होगा, इम्पेंडिंग मोशन और रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस, बिटवीन द टू सर्फेसेस। अब आपको शायद ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन, फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन इज लाइक दिस, फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन इज, ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल काम करता है। यहाँ देख लीजिए आप, ये वाला कंपोनेंट जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, चाहे फोर्स ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन होगा, यदि वो मूव भी करेगी बुक तो फोर्स ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, बट इट रिमेन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड विच, यदि स्टेशनरी रहेगी आपकी बुक मूव नहीं करेगी तो ये इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करेगा, और यदि आपकी जो बुक है वो मेज के ऊपर खिसकना शुरू कर देगी तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब हम आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है ये एनसीईआरटी की बुक में, इसको आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए आपके पास जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में आपको एक ट्रेन के डिब्बे की बात बताई गई है, ये ट्रेन का डिब्बा है, आपने समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है, फिर सारा टेक्स्ट जो है उसी तरीके से आपने एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लेना है, फिर आपको ध्यान से चीज़ें बिल्कुल तह तक, जब तक आप फिर फिजिक्स करते रहेंगे तब तक चीज़ें आपको साफ तरीके से आपके मानसिक पटल के ऊपर घूमती रहेंगी और आपको इनको समझना और फ्यूचर में इसी टेक्स्ट में आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन का सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो ट्रेन है जिसका मास m है, सो एक फोर्स के साथ ये आगे जा रही है, यदि इसमें फोर्स कोई F है, it is moving with some force F, okay, so then it will have acceleration a is the acceleration of the object। उदाहरण के लिए आप देखिए कि यदि मान लो आपने इसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके का, और अब आप इमेजिन करिए यदि मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, तो जैसे ही ट्रेन चलती ये डिब्बा खिसक के इधर इसकी दीवार के साथ टकरा जाता। पर आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो डिब्बा होता है वो ट्रेन के साथ ही उसके बॉक्स में, कंपार्टमेंट में मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि जो डिब्बा है वो ट्रेन के कंपैरिजन में रेस्ट में ही है। द ब्लॉक या दिस कंटेनर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, राइट। इसका मतलब साफ है कि यदि आपकी ट्रेन यदि एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रही है, जिसका फोर्स जो है वो इंजन है, इंजन से उसको एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब ये जो डिब्बा है
ये डिब्बा भी तो ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि यदि डिब्बे के ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा होता तो ट्रेन नीचे से, इसका जो निचले वाला सरफेस है यहाँ से स्लिप कर जाता और जो डिब्बा इस दीवार के साथ टकरा जाता। बट नहीं, डिब्बा भी इसके साथ ही मूव कर रहा है। अब यदि ये डिब्बा इसके साथ मूव कर रहा है तो बिना फोर्स के ये कैसे मूव कर सकता है, ये सवाल है। इसका मतलब साफ है कि इसके बीच में ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये जो दो सरफेस है, जो ट्रेन का प्लेन सरफेस और जो डिब्बे का बॉटम सरफेस, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब इस सरफेस में इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, and this frictional force helps this box to remain in the stationary state, and this is helpful to provide the same acceleration a to this block as the acceleration of the train. So this is the example of the frictional force, how it comes into play. So this is the existence of the static friction and which oppose this impending motion. Okay, so I hope that this example is now clear to you. uh, that the impending relative motion is opposed by this static friction. You have learned it well, and static friction provides the same acceleration here in this example to the box as that of the train, so that keeping it stationary relative to the train. So why is it so? You come to know about this, and this is all enough about this the friction. And now we'll start doing few problems based on the same text, so that you can come across the practical aspect or application part of the text. आपसे ये कहा गया कि इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिए और यहाँ से कुछ सीखिए कि डिटर्मिन करिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which the box lying on its floor and it remains stationary. So if it is stationary, you have to think about the force of static friction, and given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15. okay, so to start with क्योंकि ये state of rest की बात हो रही है, तो मैं यूँ कहूँ कि since the acceleration of the box is due to static friction, as acceleration of the box is due to the static friction, due to the static friction, so I can write that static friction में हमारे पास क्या होता है, static friction is less than or equal to mu s time normal reaction. That is what we have studied. And as the question to maximum acceleration is concerned, so at the time of maximum, I will write Fs when it will become maximum, that it is equal to mu s time n. So as the question to acceleration is concerned, so you can write this is m time a maximum, acceleration maximum, is equal to the normal action is equal to the weight of the body. So m के साथ आपका m कैंसिल हो जाएगा, and acceleration maximum is equal to mu s, that is given to you. This is given to you over here, 0.15. So this is 0.15 into g, that you can use 10 meter per second square. So you are left with this is 1.5 meter per second square. So this is all about this problem. We'll start from a simple to some difficult problems. So this is the first part of the example 5.7 to learn something, but we have studied in the text. So we'll now go for the example number 5.8. So we will learn few beautiful things from here also. इसमें सबसे पहले हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हमें खुद आइडिया हो जाएगा कि पूछा क्या है। इसमें कहा गया कि आपको पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो हम ध्यान से इस डायग्राम को देखें कि इसमें कुछ
जो एक सरफेस है वो दूसरे सरफेस के कंपैरिजन में तो एक स्लैंटिंग सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम. So see, this is a block of mass 4 kilogram rests on the horizontal plane. The plane is gradually inclined until at an angle of theta is equal to 15 degree. So here theta is equal to 15 degree with the horizontal mass, and the mass just begin to slide. After 15 degree, the mass starts sliding over the surface. So you are asked to find what is the coefficient of static friction. So this is a coefficient of static friction. You have to evaluate. This is between the block and the surface. He's talking about this part, right? So seeing the diagram, there are the various forces acting on this block. You know about this. I would like to write from the diagram. Here he says that Fs is equal to mu s time n. So if you have to find mu s, it is the ratio of Fs by n. So just see here, Fs, it's given in the diagram that Fs is equal to Fs here. Fs is equal to, this is mg sine theta, and the normal reaction normal reaction is equal to mg cos theta. So this is, यहाँ ऐसे लिखना जरूरी है क्योंकि तभी बराबर हो सकते हैं at equilibrium. If your block is in equilibrium at a certain point of time, then Fs is equal to mg, क्योंकि the sum of all the forces along x-axis as well as y-axis, इसके at equilibrium क्या होना चाहिए, sum of all the forces along x-axis must be equal to 0 and sum of all the forces along y-axis must be equal to 0. So apply over here and you will find the same result. So now this is equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. So from equation 1, 2 and 3, so from equation 1 comma equation 2 and equation 3, we have mu s, that is asked from us, is a coefficient of static friction, which is mg sine theta divided by, this is mg cos theta. So mg will cancel out with mg and this is equal to tan theta. Okay, so this is mu s is equal to tan 15 degree. Okay, so this is given over here, and if you see in the table, tan 15 degree trigonometric table, tan 15 degree is 0.27. So therefore mu s, coefficient of static friction, is equal to 0.27. This is what we can learn from this numerical problem. So one thing जो हमने यहाँ से learn किया कि जो coefficient of static friction होता है वो tangent theta भी होता है, right? एक चीज़ हम यहाँ से separate हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mu s is equal to tan theta. Okay? ना केवल सवाल का आंसर निकालना है पर हमें उस टेक्स्ट से लर्न भी करना है, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लर्न भी करना है. So now we'll shift our discussions to the another example. This is example number 5.9. So this is very interesting example. This is given over here. What is the acceleration of the block and the trolley system. पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे लिए अननोन रहेंगे कि आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, one thing. In the figure 5.12 is given over here. This is a trolley of mass 20 kilogram, and then T is the tension. This is a force of kinetic friction. So you'll write force of kinetic friction because this trolley is moving over the surface, and the force of this is the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04. So
this is coefficient of kinetic friction. You must write it down. Mu k is equal to 0.04. So what is the tension in the string? So one thing more that is asked from you is tension in the string, and instruction for you is you have to use G is equal to 10 meter per second square. Okay, so see here, this is a block of mass 3 kilogram, and then the weight of the block will be mass into acceleration due to gravity, and this is equal to 3 kilogram into 10 meter per second square. So this will become 30 Newton. Okay, this is the explanation of this part. And this trolley of mass is 20 kilogram. So what about the weight of the trolley? We'll see about it. The weight, that is equal to W is equal to mg. So mass is 20 kilogram, and then gravity is 10 meter per second square. So this is 200 Newton. So the normal reaction will now be the 200 Newton. Okay. So now we will write let. अब हम यहाँ लिखते हैं, हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और एक टेंशन निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे ट्रॉली के लिए और इस मास के लिए. इसके लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस जो वेट के लिए, जो वेट लटकाया उसके लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. यदि ये वेट इधर ट्रॉली मूव कर रही है, इसका मतलब कि जो वेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इस डायरेक्शन में तभी मूव कर सकता है यदि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा हो, मींस ये जो फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग से ज़्यादा होना चाहिए. मीन मैं इसको ऐसे लिखूं, 30 माइनस टी इज इक्वल टू is equal to force. It is equal to 30. It is equal to mass into acceleration. It should be equal to ma. So mass is 3 kilogram and a is acceleration. So this is equation number 1. इसी तरीके से हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. इसका हम एक अलग सेपरेट डायग्राम बना के ये जो ब्लॉक है वो कैसे मूव कर सकता है उसको हमने लिख दिया कि ब्लॉक नीचे को तभी मूव कर सकता है यदि ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा होगा. अब दोनों फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. इनको घटाने के बाद जो बचेगा उसी की वजह से वो नीचे आएगा. सो हम ये लिख सकते हैं कि 30 माइनस टी इज इक्वल टू ए इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेट एंड द ट्रॉली. ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, inextensible string, so they have the common acceleration. इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा. अब हम एक फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स ये बॉडी फ्री है, बाकी नेटवर्क में क्या है इससे कोई लेना देना नहीं. इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है ट्रॉली का वो कुछ इस तरीके से होगा. अब यहाँ हम कॉमन सेंस लगाते हैं. हमारी ट्रॉली फॉरवर्ड सिर्फ तब मूव कर सकती है यदि टेंशन ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. देखिए ज़रा ध्यान से, यदि ये टेंशन और फोर्स ड्यू टू काइनेमेटिक फ्रिक्शन बराबर होंगे तो ट्रॉली मूव नहीं करेगी. यदि टेंशन फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा और फोर्स ड्यू टू काइनेमेटिक फ्रिक्शन कम होगा तो घटाने के बाद जो फोर्स बचेगा उसकी वजह से आपकी ट्रॉली मूव करेगी. तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन मैं ऐसे लिखता हूँ, टेंशन ज़्यादा होनी चाहिए और जो फोर्स है, जो फोर्स ड्यू टू काइनेमेटिक फ्रिक्शन माइनस के इज इक्वल टू मास ऑफ द ट्रॉली दैट इज 20 एंड ए इज द एक्सेलरेशन. ये कॉमन है. ओके, सो जो फोर्स ड्यू टू काइनेमेटिक फ्रिक्शन है ये इसको निकाल दिया है हमने, दैट इज 200 न्यूटन. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट दिस इज टी माइनस mu k is given to us. This is mu k time normal reaction. This is equal to 20 times a. So tension T minus 0.04, and this normal reaction is written over here. This is 200 Newton. 200, it is equal to 20 a. So now this tension minus, जब आप इसको सॉल्व कर दीजिए क्या आ जाएगा, 4/100 into 200, it is equal to 20 a. इसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा. सो 2 into 4 8, t minus 8 is equal to
20a. So this is equation number 3. So now equation number 1 plus equation number 3, इनको यदि आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 माइनस टी प्लस t minus 8 is equal to 3a plus 20a. So t के साथ t cancel, अब you are left with 22 is equal to 23a. So acceleration is equal to 22 upon 23, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 1 के बराबर आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं यूजिंग a is equal to 0.96 meter per second square in equation 1. In equation 1 we have, जैसे ये तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, 30 minus t is equal to 3 into 0.96. अब टेंशन निकालना है, उसको अलग कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा t is equal to 30 minus 3 into 0.96. So this t is equal to, you can take 3 outside, and this is 10 minus 0.96. So if you solve this part, you will left with this 27.1 Newton. So this tension is 27.1 Newton. So this is the way to solve this numerical problem. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं. इस टेक्स्ट में जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, हम आपके साथ कुछ इस तरीके के एग्जांपल जरूर करेंगे एक्सरसाइज पार्ट में. अभी आपको इस टेक्स्ट से जो कोई यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. धन्यवाद.